हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन शिक्षा। ठीक है, तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने बात कर लिया था डाइजेशन के बारे में, है ना। डाइजेशन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी। हम लोग उसमें मेन बात ये था कि ये कर रहे थे कि जो आपको फूड है, मतलब जो न्यूट्रिशन ले रहे थे, जो खाना खा रहे थे, उस फूड को हम लोगों ने फिजिकल फॉर्म में तोड़ा, केमिकल फॉर्म में तोड़ा, लेकिन अभी वो पूरी तरह से कंप्लीटली टूटा नहीं है। कंप्लीटली टूटने का मतलब ये हुआ कि जैसे वो जो वहां पर चीजें बनी, जैसे लास्ट में हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ग्लूकोज बनाए थे, और ग्लूकोज जब बन गया तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लिए, आ गया ब्लड में। अब ब्लड में जैसे ही आ गया तो वो वहां पर से एब्जॉर्ब हो गया था, और ब्लड में आने के बाद प्रत्येक सेल में पहुंच गया है। एक पूरा सिस्टम बना हुआ हमारे बॉडी में, तो प्रत्येक सेल के पास ग्लूकोज पहुंच गया। लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ था। हमको देखो चाहिए एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी। सीधी सी बात है कि अगर कोई भी चीज है वो काम कर रहा है, वो चल रहा है, तो उसको चलाने के लिए कोई ना कोई यहां पर सोर्स होना चाहिए। अब जैसे मान लो कि कोई मशीन है, कोई गाड़ी है, कोई कार है ना, तो उसको चलाने के लिए फ्यूल लगता है। अरे फ्यूल लगता है कि नहीं लगता? तो जब फ्यूल वहां पर लग रहा है, उसी तरह से हम लोग भी हैं, तो हमारा भी शरीर है, और भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, फिश है, सबका शरीर है। तो सबके शरीर को चलाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी हमको मिलेगा कहां से? भोजन से। तो भोजन तो हम लोगों ने कर लिया, और उसके साथ साथ लगेगा क्या वहां पर? ऑक्सीजन। क्या लगेगा? ऑक्सीजन। अब जैसे क्या होता है कि देखो, बेसिकली हमको ये बात पता है कि दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर वाले में क्या हो जाएगा कि वो छोटा ऑर्गेनिज्म है, उसको उतना ज्यादा, है ना, जिग जैग से मतलब नहीं है, तो थोड़ा बहुत भी एनर्जी मिलेगा, उसका काम चलेगा। और दूसरी बात ये होता है कि बेसिकली जो यूनिसेलुलर होता है उसका बॉडी इतना ज्यादा एडवांस होता है नहीं, जिसको ज्यादा कुछ चाहिए, ज्यादा कुछ जरूरत है, कुछ करना है। मेन जो होता है मल्टी सेलुलर को चाहिए। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं, हम लोग को मैक्सिमम एनर्जी चाहिए ताकि हम लोग काम बढ़िया से हो सके, हमारा पूरा जो ऑर्गन्स है, बॉडी का जो फंक्शन है, वो बढ़िया प्रॉपर तरीके से काम कर सके। बात समझ में आ गया? और जब ये चीजें पूरी करनी होती हैं तो हमको एनर्जी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, और इसीलिए हम लोग वहां पर परफॉर्म करते हैं क्या? एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे, रेस्पिरेशन में एरोबिक है, एनारोबिक है, फिर उसका टाइप्स है, तो वो क्या क्या चीजें होती है ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज कि रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? देखो, बेसिकली हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस अंदर, मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, और वो ऑक्सीजन है बेसिकली पहुंचेगा कहां पर? ब्लड में, और ब्लड में पहुंचने के बाद फिर वो पहुंच जाएगा कहां पर? पूरे शरीर में। और पूरे शरीर में पहले से ग्लूकोज पहुंचा दिए थे हम लोग, तो ग्लूकोज भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गया, तो फिर किस बात की देरी है? लगा दो पूरा दोनों। उसके बाद फिर निकलेगा क्या बाहर में? एनर्जी। और एनर्जी जब निकलता है तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पर ऑक्सीजन लिए, एनर्जी बना लिए, बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उसको घुमा करके लेके आ गया कहां पर? लंग्स के पास। लंग्स से फिर बाहर छोड़ दिए, तो वो हमारे शरीर से बाहर निकल गया। बात समझ में आ गया? इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है रेस्पिरेशन। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो एक टर्म आता है ब्रीदिंग, जो आप लोग जान रहे हो बचपन से ही। ब्रीदिंग है, एक रेस्पिरेशन है। तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। रेस्पिरेशन इज ए वेरी वास्ट प्रोसेस, और ब्रीदिंग जो है इज ए वेरी स्मॉल प्रोसेस। उसमें क्या हो रहा है? सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें सांस ले रहे हैं, उसका फिर हम लोग ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे एनर्जी बना रहे हैं, और तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। अरे बात समझ गया? तो हम लोग यहां पर इस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वो एक्चुअली में यहां पर क्या है? एक तरह का प्रोसेस है। द प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड along with energy is called respiration। बात समझ गए? ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? रेस्पिरेशन। साथ साथ क्या बाहर निकाल दिए? एनर्जी। अब यहां पर जरा देखो कि हम अभी बोल रहे थे कि रेस्पिरेशन का टाइप होता है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अलग अलग है, तो रेस्पिरेशन का टाइप है, दो टाइप का है। कितने टाइप का है? दो टाइप का। तो यहां पर बोल सकते हैं कि इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके का होता है जी। पहला यहां पर होता है क्या? पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा देखने को मिलता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन।
पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा यहां पर क्या होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान से अगर देखा जाए इन दोनों में एक बातें कॉमन होती है। कॉमन क्या होता है कि जैसे देखो, अगर चाहे वो यूनिसेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो, अरे भाई सेल तो है कि नहीं है, सेल तो है ये है, और सेल जब है तो उसके अंदर में ग्लूकोज टूटने का प्रोसेस है, एक प्रॉपर प्रोसेस में आता है कि ग्लूकोज कैसे टूटेगा, किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, फिर उससे आगे क्या होगा, फिर उसके आगे क्या होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें, इन दोनों के बीच में एक कॉमन प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस अगर हो गया, ठीक है, तो उसमें बाहर निकलता है 2 एटीपी। क्या बाहर निकलता है? 2 एटीपी। अब बाकी का आगे एटीपी अगर बनाना है तो भैया आगे प्रोसेस बढ़ाते जाइए, समझ गए? तो हम लोग यहां पर देखेंगे, पहला जो है वो यहां पर आता है क्या, एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट थिंग इज, पहला चीज यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमको, एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला चीज यहां पर देखने को मिलेगा एरोबिक रेस्पिरेशन। समझ गए? देखो अभी हम समझा रहे थे एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेंगे और ग्लूकोज को तोड़ेंगे, दोनों को तोड़ करके एनर्जी बाहर निकालेंगे। एनर्जी बाहर निकल जाएगा तो वो मैक्सिमम अमाउंट में निकलेगा और उसका यूज हम लोग हमारे शरीर को आगे डेवलप कराने में या बेसिक अलग अलग फंक्शन करवाने में यूज कर लेंगे। तो ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसको करने से पहले जो हम कॉमन चीज के बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि जैसे हम लोगों ने यहां पर ले लिया, एक सेल बना दिया। क्या बना दिया? एक सेल। ये एक सेल है, ठीक है मान लो, और यहां पर हम देखो ले लेते हैं क्या, यहां पर हम ले लेते हैं ब्लड वेसल। क्या लेते हैं? ब्लड वेसल। बात समझ गए? अब क्या होगा, देखो इस ब्लड वेसल में ब्लड घूम रहा है, बाकी और भी प्रोडक्ट्स आप जानते हैं कि घूमता है। बेसिकली बॉडी में अगर कोई भी चीज घुमाना है, ठीक है, जैसे मान लो किसी को कहीं जाना है तो हम लोग कैसे, किसी भी गाड़ी है, ट्रेन है, बस है, उसमें चढ़ के आराम से निकल जाते हैं। रास्ता अलग अलग है लेकिन वहां पर पहुंचाने के लिए कोई ना कोई व्हीकल तो होवे करता है। उसी तरह से अगर शरीर के अंदर में किसी को कहीं पहुंचाना है, सर से लेकर के पैर तक, तो उसको पहुंचाने के लिए जो एक मेन जो माध्यम है वो हमारा क्या है? ब्लड। जैसे शुरू में समझा रहे थे कि अगर मान लो कोई चीज खाएं, ठीक है, खाने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा। अरे खाना खा रहे हैं, डाइजेशन तो हो रहा है स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, अब पूरी तरह से डाइजेस्ट होने के बाद उसको पहुंचाना है सर से लेकर पैर तक। उसका एक ही रास्ता है, डालो उसको कहां? ब्लड में। ब्लड उसको घुमा देगा पूरी तरफ। अब पूरा तरफ घुमा दिया तो प्रत्येक सेल में पहुंच गया। तो ग्लूकोज को ले लिए, ऑक्सीजन को ले लिए, सांस लिए कहां से जी? ऐसा नाक से, गया कहां पर? लंग्स में। लंग्स में जाने के बाद कहां गया? ब्लड में। ब्लड के बाद पूरा घूम गया, सब जगह पहुंच गया। तो यहां पर ब्लड से ही हम लोगों ने क्या निकाला? ग्लूकोज। क्या निकाला जी? ग्लूकोज। समझ गए? और ब्लड से ही हम लोगों ने यहां पर निकाला क्या? ऑक्सीजन। क्या लिया? ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों पहुंच गया कहां पर? सेल में। कहां पर पहुंच गया? सेल में। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ग्लूकोज जो ना सीधे कंबाइन कर जाएगा इसके ऑक्सीजन के साथ और उसको तोड़ ताड़ के बराबर कर देगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहां पर अलग प्रोसेस है, ये प्रोसेस काम करेगा और ये कॉमन प्रोसेस है फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या कॉमन प्रोसेस होगा? ग्लूकोज जो है वो कितने कार्बन का बनाता है? 6 कार्बन का। अरे कितने कार्बन का बना हुआ है? 6। और ये आगे चल के टूटेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। किसमें कन्वर्ट होता है भैया? पायरुवेट में। बात समझ गए? ये पायरुवेट बना हुआ है कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ये 6, ये 3, तो के को बनेगा? 2 को। कितना पायरुवेट बनेगा? 2। तो ये ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया पायरुवेट में और इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम लोग यहां पर क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस कहां देखने को मिल रहा है हम लोगों को? साइटोप्लाज्म में। कहां देखने को मिलता है? साइटोप्लाज्म में। बात समझ गए? जब ग्लाइकोलाइसिस होने वाला होता है तो यहां पर बाई प्रोडक्ट में यहां पर निकलता है 2 एडीपी से बन जाता है 2 एटीपी। 2 एडीपी से क्या बन जाता है? 2 एटीपी। यही 2 एटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो यहां पर तो खैर उतना इंपॉर्टेंट है यहां पर भी, लेकिन इससे भी अधिक एटीपी यहां पर बाहर निकालना हम लोगों को, क्योंकि हम बात करें किसके बारे में? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो यहां पर हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस करवा दिया और वो करवाया साइटोप्लाज्म में। लेकिन सेल जब पढ़ा होगा तो वहां पर एक चीज पढ़े होंगे कि
माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अरे बोलो, फुल पावर कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रिया में। काहे कि मैक्सिमम एटीपी कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जब तक यहां पर नहीं रहेगा तब तक भैया आगे जो एटीपी है उसका कोई काम नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। पायरुवेट तुम यहां लाख बना दो लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। तो इस सेल में मान लो यहां पर अगर हमको मिला क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या देखने को मिला जी? माइटोकॉन्ड्रिया। समझ रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिला। यही पायरुवेट आगे कन्वर्ट होता है एसेटाइल CoA में। किसमें कन्वर्ट होता है? एसेटाइल कोएंजाइम A में। एसेटाइल कोएंजाइम A में। और ये एसेटाइल कोएंजाइम A एंट्री मार लेता है कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां एंट्री मारा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और साथ साथ क्या एंट्री मारेगा? ऑक्सीजन। और क्या एंट्री मारेगा? ऑक्सीजन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ये चलता है क्रेब्स साइकिल। क्या चलता है भैया? क्रेब साइकिल। समझ गए? क्रेब साइकिल के अंदर में ही पूरा मैटर होता है। मतलब ये आगे का एसेटाइल CoA जो है वो आगे चल के टूटेगा। समझ में आगे चल के और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्रेब साइकिल चलने के बाद, ऑक्सीजन यहां पर निकलने के बाद, मतलब उसमें यूज होने के बाद आपको यहां पर देखने को मिलेगा क्या? कि वो आगे ट्रांसफर होता है ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। बात समझ गए? तो यहां पर क्या है कि ये जो क्रेब्स साइकिल है उसको चलाया गया, चला तो एक प्रोडक्ट बना। पहले क्या बना था? ग्लूकोज से पायरुवेट बना, पायरुवेट से एसिटाइल CoA बना। ये एंट्री मारा माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल घुमाया। और क्रेब साइकिल जैसे ही घुमाया तो वहां पर से हमको कुछ और प्रोडक्ट देखने को मिला। उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने एंट्री करवा दिया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। जैसे ही ETC में एंट्री मारेगा तो इससे बाहर निकल जाएगा ATP। अरे क्या बाहर निकलेगा? ATP। समझ गया? क्या बाहर निकलेगा? ATP। समझ गए? तो हम लोग को तो निकालना कौन सी था? ATP। मेन हमारा मोटो क्या था? ATP। और वो बन करके तैयार हो गया। कितना ATP बनेगा? बात समझ गए? तो यहां पर जो ATP बनेगा वो टोटल आपको बन जाता है 36 से 38। 36 से लेकर कितना? 38। तो देखो हम यहां पर कह सकते हैं केमिकल इक्वेशन के फॉर्म अगर लिख दें तो ये लिखाता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। रिजल्ट देखने को मिलता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस 36 और 38 ATP। 36 और 38 ATP। अरे क्लियर हो गया बात? समझ गया? ग्लूकोज को तोड़ा गया, साथ साथ इस्तेमाल किया गया किसका? ऑक्सीजन का। और यहां पर निकल के आया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 36 और 38 ATP। तो अगर हम यहां पर बात करें ATP, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या इसको बोला जाता है? एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी बोला जाता है ATP को। ठीक है, और ATP जो है वो बनता है किससे? ADP से। ATP जो है वो किससे बनता है? ATP से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ATP है वो हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कौन कौन सा काम? देखो, जैसे अगर हम यहां पर बात करें फंक्शन, क्या यहां पर बात करें जी? फंक्शन। तो जैसे आ जाता है आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फिर आ जाता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। फिर आता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व। समझ में आ गया? अगर मान लो कहीं पे पूछ दिया कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ATP, तो ऐसा नहीं लिख के चला होगी पूरा एक के, है ना, कि हम एक लाइन में आंसर खत्म कर दिए कि वहां पर लिख के चलाएं कि सब काम करने के लिए ATP जरूरी है। अरे भैया थोड़ा एग्जांपल दोगे ना कि क्यों कुछ जरूरी है? मसल कॉन्ट्रैक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व है। ये आपके NCERT में दिया हुआ है। क्लियर हो गया बात? और अगर मान लो कि ATP का अगर वैल्यू पूछ दे कि 1 ATP इज इक्वल टू कितना, तो ये हो जाएगा 30.5 किलो जूल पर मोल। कितना आ जाएगा? 30.5 किलो जूल पर मोल। बात समझ में आ गया? अरे एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया? क्या समझा? कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तो टूटने हैं पायरुवेट में हर हाल में, चाहे एरोबिक हो चाहे
एनारोबिक हो, कुछ हो। साथ ही साथ इस्तेमाल होगा ऑक्सीजन का, और ऑक्सीजन अगर इस्तेमाल हुआ है भैया तो सीधी सी बात है कि मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकलेगा। क्या हो जाएगा? मैक्सिमम एनर्जी बाहर निकलेगा। कितना? 36 और 38, कहीं कहीं पर 36 कहीं कहीं पर 38 देता है, तो 36 और 38 एटीपी यहां पर बनके बाहर निकलेगा। और इसमें इस्तेमाल होगा कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर हो गया बात? दूसरा हमारे पास जो है, तो दूसरा हमारे पास है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेस्पिरेशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स या यूजेस ऑक्सीजन। वैसा रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन के माध्यम से हो, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, तब हम उसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया बात? एक लाइन में बात खत्म हो गया, और बाकी जो समझने वाली बात थी वो यहां पर है। दूसरा हमारे पास आ जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा जी? दूसरा हमारे पास आ जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और एनाएरोबिक का मतलब सीधा सीधी समझ में आ रहा होगा कि एरोबिक का अगर उल्टा कर दे, किसका उल्टा कर दे भाई साहब? एरोबिक का अगर उल्टा कर दे तो वो क्या आ जाएगा? एनाएरोबिक। एरोबिक का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। समझ में आ गया? देखो अब ध्यान सुनो, ये यहां पर आ गया एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा कि यहां पर देखो, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो होगा वो दो तरह का होगा। कितने तरह का होगा? दो तरह का। इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। क्या देखने को मिलेगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दूसरा देखने को मिलेगा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। बात समझ गए? तो यहां पर एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक है लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। क्या होता है दोनों में? देखो पहला दिख रहा होगा अल्कोहलिक, ठीक है। देख के तो मन बढ़िया कर रहा होगा कि अल्कोहलिक है भैया, कुछ तो अब तौलधार बड़कधार बात होगा। तो अरे बात वही है जो तुम समझ रहा है और तुम जानना चाह रहा है। बात समझा कि अल्कोहल कैसे बनता है? घर में ट्राई नहीं कर लेना, इसको बता रहे हैं जो समझो। पहले होता यह है कि जैसे मान लो कि बेकिंग इंडस्ट्री है, ब्रेड बना रहा है, शराब बना रहा है, बात समझे? उसके पीछे जो काम होता है वो यही होता है, प्रोसेस यही है। क्या है कि जैसे इसमें हमने बोला कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे, अरे भाई तो ग्लूकोज किसका ई फॉर्म है? शुगर का है। और शुगर को अगर हम लोगों ने तोड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वहां पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको फर्मेंट कर रहे हैं, सड़ा रहे हैं, मतलब उसको पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें? अल्कोहल में। तो वो कहलाता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जैसे मान लो, देखो सीधी सी बात ये है कि जैसे शराब बनता है तो वाइन बन रहा है, उसमें रॉ मटेरियल लगेगा अंगूर का बनता है, शुगर केन का बनता है ना। आप बोल सकते हैं कि और भी जो अलग अलग है ना फल है उसका इस्तेमाल। बेसिकली उसमें क्या होता है कि शुगर होना चाहिए। शुगर है, उसको ले लिए, बर्तन में डाल दिया, और हम लोगों ने उसमें डाल दिया ईस्ट। क्या डाल दिया? ईस्ट। वो ईस्ट कर देगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, और ढक्कन को कर दिए बंद, पैक कर दिए। और जैसे ही पैक हुआ तो एयर से कांटेक्ट तो खत्म हो गया, मैटर साफ होने पर। अब वहां पर जो उसके अंदर चल रहा है कार्यक्रम, उसमें क्या है कि एयर तो है या नहीं है, तो ईस्ट जो क्या करेगा? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कर देगा। और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जब करेगा तो वो उसको कन्वर्ट करवा देगा अल्कोहल में। मतलब अंदर डाले थे कुछ और, अब बाहर निकल रहा है कुछ और। अंदर डाले थे अंगूर, बाहर निकल रहा है शराब। समझ गए? तो यहां पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हम बोल सकते हैं कि यहां पर इस्तेमाल करते हैं किसको? ग्लूकोज। क्या होता है जी? ग्लूकोज। और ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन तो लगेगा नहीं, तो साथ में क्या बाहर निकलेगा? यहां पर अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 ATP। क्या बाहर निकला? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATP। बात समझ गए? तो ये देखो ध्यान से, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किया हम लोगों ने, ग्लूकोज को तोड़ा, ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं किया है, बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है और अल्कोहल निकला है। और क्या निकला है? 2 ATP। ये 2 ATP कहां से आया? अरे कने से आया।
ये देखो यहाँ रहा ग्लूकोज, ये टूटा पायरुवेट में, यहाँ पर क्या निकला था 2 ATP, समझा हुआ। और 2 ATP जब निकल गया है तो यही पायरुवेट ना बदलेगा जी अल्कोहल में, अरे समझ रहा छोटे, यही पायरुवेट बदल गया किसमें, अल्कोहल में, समझ गया। तो पहला हमारा क्या था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसको किस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच, क्या बोल सकते हैं, लिखिए लो, द प्रोसेस in which glucose get converted into alcohol in the presence of any organism, किसी भी ऑर्गेनिज्म के प्रेजेंस में उसकी मदद से अगर हम किसी शुगर कंटेंट को सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, उसको कन्वर्ट करवा रहे हैं किसमें, अल्कोहल में, तो वो कहलाएगा हमारा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। समझ गए इस बात को, घर पे ट्राई नहीं करना इसको, समझ गया। हाँ, तो दूसरा हमारा यहां पर है, वो क्या है, दूसरा यहां पर है हमारा लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। दूसरा क्या है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। देखो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है, वो बेसिकली होता है हमारे मसल सेल में, ठीक है, हमारे मसल सेल में, तुम्हारे मसल सेल में, मतलब कि ह्यूमंस के मसल सेल में। ऐसा क्या होता है कि जैसे मान लो कोई कंडीशन है, कंडीशन ये है कि आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, अब पीछे से आपको कुत्ता दौड़ा दिया है, अब दौड़ाया था, दौड़े एकदम तेजी में, कोई उपाय है जी, दौड़ना तो है ही ना, है तो दौड़ रहे हैं पूरा तेजी में, दौड़ रहा है पगला नहीं, अब पीछे से कुत्ता भी उसे ही दौड़ा रहा है, क्या बेटा कहाँ जाएगा, तो दौड़ रहा है, उस समय हमारा जो मसल है वो कोची करेगा, पूरा वो तो तैयारी में है, क्या अरे तो आ गया पीछे। अब जब दौड़िएगा तो हाँफने लगेगा, ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाएगा, फास्ट होगा। ब्रीदिंग जब फास्ट होगा तो बढ़िया से ऑक्सीजन तो आए नहीं करेगा, जैसे हाफ रहा है, पूरा हाफ रहा है, ऑक्सीजन सही से आइए नहीं रहा है। अब मसल बोल रहा है कि ला ऑक्सीजन, यहाँ हम ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ला ऑक्सीजन मिलिए नहीं रहा है, तो अरे भाई साहब शरीर बोलेगा कि अरे हटाओ ना ऑक्सीजन, जो है वो तोड़ के लाओ, बराबर कर दो, और कुछ करना है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं छोड़ो, हटाओ उसको, तोड़ो ग्लूकोज को तोड़ दिया जबरदस्ती, और तोड़ करके बना दिया लैक्टिक एसिड। क्या बना दिया, लैक्टिक एसिड। का है भाई, तो थोड़ा बहुत 2 ATP तो मिलियन जाएगा, ये 2 ATP का इस्तेमाल करो दौड़ाने में, हमको बचाओ लेकिन किसी तरह से कुत्ता से। तो यहाँ पर बोलो कि चलो ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, साथ में क्या निकला 2 ATP, ठीक है, अब वो तो दौड़ा दिया, बच गया मान लो, ठीक है, बैठ गया जाकर के तुम, अब बैठ गया, उसके बाद पता चला कि शाम सो गया रात में, और सुबह उठा तो पता चला कि हाथ पैर पूरा दर्द कर रहा है, एकदम पूरा एकदम जकड़ गया है, कौन हुआ भाई, तो क्रैम्प आ गया है। कौन हुआ है, क्रैम्प आ गया। का है, उस मसल में आपने जो लैक्टिक एसिड बनाया था सुबह वाला कार्यक्रम से, वो अब बैठ गया है। अब बैठने से होगा कौन चीज, वो हार्ड कर दिया वहां पर, अब पूरा दर्द दे रहा है, तो उसको तो बाहर करना पड़ेगा। उसको बाहर करने के लिए कौन चीज करते हैं, वहां पर जाते गर्म पानी से सेक रहे हैं, मार गर्म पानी से नहा रहे हैं, पूरा बॉडी में दर्द कर रहा है, गर्म पानी से नहा रहे हैं, उसको सेक रहे हैं, तो थोड़ा टाइम के बाद क्या होता है ना, ठीक होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लैक्टिक एसिड वहां से निकल जाता है और फिर वो वहां पर आ जाता है ब्लड में, अब ब्लड से पहुंच जाता है लीवर में, और लीवर में पहुंचने के बाद वो लीवर उसको कन्वर्ट कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, समझ गया। तो लैक्टिक एसिड से जो क्रैम्प बना था वो ठीक हो गया। तो बेसिकली लैक्टिक एसिड बनाया कौन, मसल सेल, समझ गए, जबरदस्ती किसको तोड़ गए, ग्लूकोज को। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं ये रहा भैया ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, लैक्टिक एसिड, और 2 ATP, कहां से आया 2 ATP, यही वाला है, इधर में यही वाला है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुवेट में, और पायरुवेट कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें, लैक्टिक एसिड में। अरे समझ गया, किसमें कन्वर्ट हुआ, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन बेसिकली देखो हम लोग मेन जो बात करेंगे वो एरोबिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो एरोबिक के ही लिए एरोबिक ही परफॉर्म करता है ना, प्लांट हो, एनिमल्स हो, फिश हो, कोई भी हो, जानवर हो, तो वो सब किसमें आता है, एरोबिक में। हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर देखें तो धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। अब जैसे क्या है कि हम लोग पहले देखेंगे
इन प्लांट्स, प्लांट के अंदर में किस तरह से रेस्पिरेशन होगा, फिर हम लोग देखेंगे फिश के अंदर में मतलब एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में किस तरह से रेस्पिरेशन होगा, और फिर हम लोग आ जाएंगे लास्ट में अपने ऊपर मतलब ह्यूमन बींग्स में किस तरह से रेस्पिरेशन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टार्ट करेंगे इन प्लांट्स। किसके बारे में इस्तेमाल स्टार्ट करेंगे? प्लांट्स के बारे में। अरे बात समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? देखो भाई ऐसा है कि आप लोगों को जम के करना पड़ेगा मेहनत, क्योंकि साल भर तो खेला है फ्री फायर और पबजी, है ना जी। तो ऐसा ना हो कि वहां पर पबजी दिखाई देने लगे बुढ़वा में, समझ रहा है। तो हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन इन कौची, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट। पहले बना लेते हैं प्लांट, कौन दिक्कत है। ये लीजिए पूरा बन के तैयार हो गया आपका, ये रहा प्लांट और बन गया जी। ये अब हमने बना दिया है लीफ। लीफ के अंदर में क्या होता है? स्टोमाटा। और लीफ के अंदर क्या होता है जी? स्टोमाटा। समझ गया इस बात को? ध्यान से सुनो। अब एक तो हमको दिखता है ये स्टोमाटा, बचपन से पढ़ा है, पहले वाला भी लेक्चर में पढ़ा है, बताया है फोटोसिंथेसिस वाला में कि स्टोमाटा जो होता है वो गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है, और होता कि नहीं होता है। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं कि स्टोमाटा काम कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पर देखोगे पेड़ में जो है ना दरार होता है, पेड़ में क्या है? दरार है। बात समझ में आ रहा है? दरार से कुछ और नहीं समझना। यहाँ पर नीचे जो रूट है उसमें देखने को मिलता है रूट हेयर्स। क्या देखने को मिलता है? रूट हेयर्स। ये जो दरार है इसको बोला जाता है लेंटिसल्स। क्या बोलते हैं इसको? लेंटिसल्स। और इसको बोला जाता है रूट हेयर्स। इसको क्या बोलते हैं भैया? रूट हेयर्स। और ये तो हमारा मोस्ट फेवरेट स्टोमाटा। स्टोमाटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये स्टोमाटा है, ये लेंटिसल्स है, ये रूट हेयर है। ऐसा जरूरत क्यों पड़ा? ऐसा जरूरत क्यों पड़ा कि भाई साहब ऐसे 3-3 सिस्टम लगाए हुए एकदम, है ना। हम लोग के अंदर में तो ऐसा है ही नहीं है, ले देखे यही 2 छेद है, नाक है, इसी से जाएगा इसी से निकलेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये 3 जो दिया हुआ है वो क्यों ऐसा दिया हुआ है? इसके पीछे कारण है। हम लोग में क्या है ना कि जैसे कोई कहीं से भी जा रहा है, मुंह से खा रहे हैं, नाक से जा रहा है एयर, जा रहा है अल्टीमेटली ब्लड में ही। कहाँ जा रहा है? ब्लड में। अब ब्लड में बताए थे कि घुमा देगा वो पूरे शरीर ऊपर से नीचे बराबर कर देगा वो एक बार में। तो ऊपर से नीचे कुछ भी पहुंचाना है कहीं, डालो ब्लड में, कुछ हो ब्लड में। अब ब्लड उसको घुमा रहा है बेचारा, उसका काम है वो ये घूमो, चलो पहुंचो सब सेल के पास। जब पहुंच गया, क्या इसके पास ब्लड है जी? अरे प्लांट के पास ब्लड है? नहीं है। और कोई सिस्टम है पहुंचाने का? नहीं है। ले दे के बेचारा के पास 2 पाइप है, एगो जाइलम एगो फ्लोएम। जाइलम क्या कर रहा था? वाटर मिनरल्स को पहुंचा रहा था। अब फ्लोएम क्या कर रहा था कि वो जो खाना बना है ऊपर में उसको सभी पार्ट्स में पहुंचा रहा था। अब जरा सुनो कि फ्लोएम में जो है खाना बनाया लीफ, अब पहुंचा दिया वो पूरे बॉडी पार्ट्स में प्लांट का। तो जब भी पहुंचा दिया है तो यहाँ पर खाना पहुंचने से ही सिर्फ मसले का हल नहीं ना है, उसको तो कन्वर्ट करना है किसमें? एनर्जी में। तो एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें चाहिए भाई साहब ऑक्सीजन, मल्टी सेलुलर है जी, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन चाहिए, तब मैक्सिमम एटीपी बाहर निकलेगा। और नहीं निकलेगा तो फिर हो गया मामला, सुधर जाएगा। यहाँ पूरे क्या होता है यहाँ पर कि ऊपर वाला जो पोर्शन है लीफ वाला, वो तो स्टोमाटा से यहाँ पर काम कर लेगा, एक्सचेंज, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है या ऑक्सीजन बाहर जा रहा है, तो पूरा मसला वहां चल रहा है। यहाँ लेंटिसल्स, लेंटिसल्स में क्या होगा? जो दरार है वहां पर से भी आपको, है ना, गैसियस एक्सचेंज देखने को मिलता है। ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जा रहा है, निकल रहा है। यहाँ पर आ गया रूट एयर। रूट एयर से भी वही चीज होता है कि आपको गैसेस सिस्टम देखने को मिलेगा, क्योंकि रूट में भी तो सेल है, उसको भी तो जिंदा रहना है। अब क्या होता है कि जैसे मान लो कि रूट है वो तो अंदर में है, वहां पर जो है ना मिट्टी के जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में होता है गैप। क्या होता है? गैप। उसमें भरा होता है एयर। क्या भरा होता है? एयर। वहां से वो एक्सचेंज करते रहता है। अब कुछ आदमी जो है वो इतना ज्यादा ही बेचारा मासूम है कि जाकर के पानी पूरा उड़ेल दिया, पूरा डाल दिया पानी है। तो मान लो कि अगर बाहर मिट्टी में है पेड़, वो तो जने तने जाकर के फैल जाएगा, नहीं तो फिर ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि एक
मतलब कि एक गमला में हम लगाए हुए हैं पौधा, तो मिट्टी तो उतने हैं, और जाकर तुम पूरा पानी डबडबा दिया वहां पर, तो कौची होगा? जो मिट्टी में एयर था वो तो बेचारा निकल गया वहां से, पूरा पानी पानी कर दिया तू। अब पानी पानी होने से कुछ होगा? जो रूट है उसको तो एयर सही से मिलेगा नहीं, अब मिलेवे नहीं करेगा तो बेचारा सड़ जाएगा। रूट में सड़ गया तो प्लांट बचेगा जी? और बचेगा ना बचेगा। तो यहाँ पर सब चीज बढ़िया से करना है, समझ गया? कि यहाँ पर ध्यान देना है कि साथ साथ पानी अगर दे रहे हैं तो हवा भी होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पर बोले कि जो गैसियस एक्सचेंज होना है प्लांट में वो 3 तरह से है, स्टोमाटा, लैंडिसिस और रूट एयर, ठीक है। लेकिन टाइमिंग का अंतर है, और इसमें मेन मसला, मेन खेला किसका है? टाइमिंग का है। कैसे? जैसे मान लो हम लोग है, हम लोग कौची है कि प्रकृति दे रहा है इतना, तो हम सब पूरा दम उसको समेटे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं, पूरा दम खींचे जा रहे हैं, जितना ऑक्सीजन निकल रहा है खींच दिया पूरा। दे कुछ नहीं रहा है, दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड। वो बेचारा प्लांट बढ़िया आदमी है, बढ़िया है ना, वो अपना ले रहा है, उसको कन्वर्ट कर रहा है, उसको बढ़िया से काम हम लोग का चला दे रहा है, किसी तरह से, किसी हाल में चल रहा है काम। प्लांट जो है वो बेचारा सोच समझ के काम करता है। अब दिन का समय है, सूरज उगा हुआ है, तो मार खाना बनाने में बेदम है एकदम, क्या अब कौन सी है ना, सूरज उगा हुआ है, फोटोसिंथेसिस चल रहा है दनादन, एकदम उधर से कोची निकल रहा है, यहां से ग्लूकोज बनाने का प्रक्रिया चालू है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, क्लोरोफिल है, ये है, सनलाइट मिल ही रहा है, दंदना दिया पकड़ के, आओ निकाल दिया वहां से ग्लूकोज। और क्या बना दिया? ग्लूकोज। अब बनाया तो बनाया है, कुछ तो अपने लिए भी इस्तेमाल करवे ना करेगा जी। अरे प्लांट को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। बेचारा कहाँ से लाएगा? एक तो वो इतना बढ़िया है कि वो अपने खाना वाना बना लेता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, सब खाने के चक्कर में अपने खाना बना लिया है। बाहर से कुछ ही चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खींचिए देगा, जन्नत तने से ऑक्सीजन खींचिए रहा है। तो अब मसला यहाँ पर ये हो जाएगा कि भाई साहब ऑक्सीजन वो देगा कि ऑक्सीजन खींचेगा? अरे है ना, हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि फोटोसिंथेसिस करेगा, ग्लूकोज बनाएगा और ऑक्सीजन निकाल मतलब देगा हम लोग को, ऑक्सीजन निकालेगा तो देगा हम लोग को, ये तो अपने खींच रहा है। ऐसा बात नहीं है। बात यह है कि दिन के समय में प्लांट दोनों काम करता है। अब जैसे देखो, दिन के समय उसको एनर्जी नहीं चाहिए जी, एनर्जी चाहिए ना, तो दिन के समय में खानों बनाएगा और एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। दोनों चीज करना है उसको, उसको जिंदा भी रहना है। तो फोटोसिंथेसिस किया, कार्बन डाइऑक्साइड खींचा, अंदर लिया, ग्लूकोज में बना दिया, और ऑक्सीजन जो निकला उसको बाहर निकाल दिया, बस। रेस्पिरेशन भी कर रहा है। क्या कर रहा है? जो ऑक्सीजन दिया है बाहर, उसका कुछ अमाउंट ऑक्सीजन अपने लिए ही रख लिया कि भाई सब थोड़ा सा रखिए, लेते, क्या दिक्कत है, इतना हम दे रहे हैं, थोड़ा सा ले लेंगे तो कौन चीज चल जाएगा। और रेस्पिरेशन अगर करेगा तो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो दिन के समय जब वो रेस्पिरेशन करता है तो जो बाई प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ता है, उसको अपने ही अंदर वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए इस बात को? इसका मतलब यह हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो बाहर जानी चाहिए थी रेस्पिरेशन के दौरान वो तो नहीं गया। गया कौन चीज? ऑक्सीजन, जो फोटोसिंथेसिस के कारण हो रहा था। समझ गए? तो ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों चीज होगा, और प्लांट मैक्सिमम अमाउंट में ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकाल देगा। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन दोनों काम हो जाएगा, और दोनों यहां पर परफॉर्म करेगा प्लांट। कब? दिन के समय में। रात के समय क्या होगा? अब सुनो ध्यान से। रात के समय सनलाइट तो है नहीं, अच्छा सनलाइट है ये नहीं है तो खाना में कैसे बनेगा? बनेगा जी, फोटोसिंथेसिस होगा ना होगा? तो जब नहीं होगा तो क्या रात में प्लांट को एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो, चाहिए। और चाहिए तो वो क्या कर लेगा वहां पर? रेस्पिरेशन। तो रात के समय प्लांट ठीक वैसा ही है जैसे हम लोग हैं, क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। समझ गया? तो
तो जैसे देखा होगा कि गांव देहात में गया लेकर खटिया बिछा के सो गया है, कहां पर, पेड़ के नीचे, क्या बढ़िया हवा चल रहा है, एकदम सो गया है रात में, समझ गया। और उसका रात में ऐसा सफोकेशन फील हो रहा है कि अरे हमारा सांस में नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, तो कहां से आएगा, पेड़ इतना बड़ा है, वो ऑक्सीजन खींच रहा है, रात में रेस्पिरेशन कर रहा है, तुम भी ऑक्सीजन खींच रहा है, तो तुम पेड़ से ज्यादा खींच लेगा तुम। तो बोलता है कि भूत है और प्रेत है वहां पर। अरे रात के समय इसलिए बोलता है कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय क्या करेगा, वो भी रेस्पिरेशन करेगा, तुम भी रेस्पिरेशन करेगा, तो मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन खींचेगा, प्लांट। तो रात के समय फोटोसिंथेसिस तो होगा नहीं, और सिर्फ क्या होगा, रेस्पिरेशन। बात समझ गए। तो एट नाइट क्या हो जाएगा, ओनली रेस्पिरेशन। क्या देखने को मिलेगा भैया, ओनली रेस्पिरेशन। बात समझ में आ गया। तो ये अभी हम लोगों ने देखा किसके बारे में, प्लांट के बारे में। नेक्स्ट हम लोग अब इसके बाद देखेंगे किसके बारे में, फिश के बारे में। फिश बोले तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं क्या, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। किसके बारे में बात कर सकते हैं यहां पर, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। बात समझ गए। देखो क्या होगा, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जरा ध्यान सुनो, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो मोस्टली जो होता है वो कौन होता है, फिश होता है। मछली जल की रानी, ये सब जानता होगा। होता यह है कि जितना ऑक्सीजन हमको ऐसा ही मिल रहा है हवा में, है ना, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को, हम लोग जमीन पर रहने वाला है प्राणी, हम लोग को ऐसी हवा में नॉर्मल ऑक्सीजन मिल रहा है। मछली जो है वो पानी के अंदर में है, पानी में भी ऑक्सीजन डिजॉल्व है, ठीक है, लेकिन पानी में ऑक्सीजन इतना ज्यादा नहीं है कि एकदम बढ़िया से मस्ती में आराम से एकदम सांस ले, समझ गया। पानी में ऑक्सीजन कम है, और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में हम लोग बस एयर में जो नॉर्मल जो एयर हम लोग ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है। तो वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रह रहा है उसको अगर ज्यादा या प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए तो उसको ब्रीदिंग जो है वो फास्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फास्ट। कभी कभी ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है या कभी कहीं पे सवाल बन जाता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्ट होता है, वाई, क्यों काहे कि ऑक्सीजन जो है वो कम डिजॉल्व है पानी में और उसको चाहिए ज्यादा, और ज्यादा चाहिए तो इसलिए हमें ब्रीदिंग फास्ट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी देखोगे कि वो वहां पर सांस लेगा और जल्दी जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीजन को एंट्री करवाएगा और उसको कन्वर्ट करवा देगा किसमें, एनर्जी में। बात समझ गए। तो हम लोग अभी देखेंगे कि फिश के अंदर में कैसे यहां पर होता है। तो पहले हम लोग बना लेते हैं फिश। क्या बना लेते हैं जी, फिश, ठीक है। अरे फिशे है यहाँ पर, इसका आंख है, देखा होगा फिश तो, देखा होगा जिंदगी में, देखा भी नहीं किया है, फिश तो देखा ही होगा, खाया भी होगा। यहाँ पर देखोगे ना साइड में से करके निकला हुआ रहता है, समझा। इसको बोला जाता है ओपरकुलम। क्या इसको बोलते हैं, ओपरकुलम। ये आपको दिख रहा होगा, ये होता है माउथ। क्या होता है ये, माउथ। बात समझ गए। देखो मुंह होता है, मुंह ऐसे साइड में यहाँ पे ऐसे देखो ऐसे निकला होता है, उसको बोलते हैं ओपरकुलम। ये ऐसे खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है, समझ में आ गया। और माउथ उसको देखिए ऐसे खुलता है बंद होता है। देखोगे कभी जाकर के मार्केट में, या देखा होगा ऐसे ही कि जो पानी जो मछली चल रहा है ना, तो मछली जो चल रहा है तो उसका मुंह पे गौर करोगे और ओपरकुलम पे गौर करोगे कभी ध्यान से। जब मुंह ऐसे खुलेगा तो ओपरकुलम बंद हो जाएगा, और जब ओपरकुलम खुलेगा तो मुंह बंद हो जाएगा, समझ गए। उसके पीछे कारण यह है कि मछली सांसें वैसा ही लेता है। क्या लेता है, सांस वैसा ही लेता है, क्योंकि पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वही पानी को वो अपने अंदर एंट्री करवा लेता है और साइड से करके बाहर निकाल देता है। कहां से, ओपरकुलम से। काहे कि ओपरकुलम में ही पड़ा हुआ रहता है क्या, गिल्स। क्या पड़ा हुआ रहता है, गिल्स। ये यहां पर पड़ा हुआ दिखेगा आपको इससे करके, क्या भैया, गिल्स। ये रहा गिल्स, समझ गए। तो यहां पर ये रहा गिल्स, ये रहा मछली। अब मछली जो है वो कहां रहता है, पानी में। ये बना देते हैं पानी, लीजिए। कुछ लोगों के मुंह में पानी नहीं आने लगे मछली देख करके, समझ गया। ध्यान सुनो अब, ये है वाटर,
प्लस यहां पर है ऑक्सीजन, वाटर और क्या है ऑक्सीजन, और ये वाटर जो है वो एंट्री मारेगा यहां से, एंट्री के अंदर, बात समझ गए। ये जो गिल्स है, गिल्स देखोगे ऐसे लाल लाल दिखता है, देखा है ना जिंदगी में कि नहीं देखा है जी? पता चला कि गिल्स देखने नहीं किया है, काहे भैया तो घर में तो आ गया कोई है ना, पापा बाहर से खरीद के लेके आ गया मछली कटवा करके हुए, पर जिंदगी में कभी गया नहीं मछली खरीदने के लिए, तो कौची उसको पता चला कि गिल्स कहाँ होता है, मुंह कहाँ होता है, पैर कहाँ होता है, और पैर होता है मछली का। हो गया तो सबका। देखो यहां पर गिल्स में होता है ब्लड, और प्लस यहां से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ आता है कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गया? ध्यान सुनो, इधर से जा रहा है वाटर प्लस ऑक्सीजन, और इधर से आ रहा है ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, समझ गया बात को? ये इधर से जा रहा है, ये इधर से इसे आ रहा है, जब ये जा रहा है और ये आ रहा है तो ऐसा नहीं कि बीच में टकरा रहा है, समझ में आ रहा है? जा रहा है इधर से आ रहा है तो बीच में नहीं टकरा रहा है, वैसे पार हो जा रहा है, ऐसे ऊपर से पार हो जा रहा है, बात समझ में आ गया? लेकिन उसको टच करते हुए पार हो रहा है। इट मीन्स मान लो पानी से गिल्स नहला दिया है, तब ऐसे करके पार हो रहा है। अब ब्लड कहां पर है? गिल्स के अंदर है, समझ गए? तो जब इसे सटता है ना दोनों यहां पर, तो इसको बोलते हैं काउंटर करंट एक्सचेंज। क्या बोलते हैं इसको? काउंटर करंट एक्सचेंज। और काउंटर करंट एक्सचेंज जब होता है तो उसके बीच में होता है डिफ्यूजन। क्या होता है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जान रहा होगा क्या? कि कोई भी चीज अगर ज्यादा मात्रा में है हायर कंसंट्रेशन, कोई भी चीज कई बार कम मात्रा में है लोअर कंसंट्रेशन, तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन चीजें ट्रांसफर हो जाती हैं। तो ब्लड में अभी क्या है? हायर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी में क्या है? ऑक्सीजन, तो ट्रांसफर होगा जी। अरे होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। और जब ऐसा होगा तो ये पानी यहां से बाहर निकल जाएगा, ये जो पानी यहां पर है ये यहां से बाहर निकल जाएगा, ये पानी बाहर आ गया। जैसे ही पानी बाहर आया है तो पानी में अब जो ऑक्सीजन था, अब पानी में क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब पानी में क्या आ गया? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर हो गया ये बात? दूसरा, ये ब्लड जो यहां पर गया था कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के, वो ब्लड अब यहां पर क्या ले लेगा? वो ब्लड के साथ चला जाएगा भैया ऑक्सीजन। क्या जाएगा? ऑक्सीजन। समझ में आ गया? अरे समझा? दिस मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे थे? बाई काउंटर करंट एक्सचेंज। बाई काउंटर करंट एक्सचेंज। रेस्पिरेशन इन फिश जो होता है वो किसकी वजह से होता है? काउंटर करंट एक्सचेंज की वजह से होता है। और जब कभी भी माउथ जो है अगर ओपन रहा तो ओपरकुलम बंद रहेगा, ओपरकुलम अगर ओपन रहा तो माउथ बंद रहेगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? आई थिंक ये बात आप लोगों को बिल्कुल बढ़िया से समझ में आ गया होगा। इस अभी टॉपिक में, इस लेक्चर में अभी हम लोगों ने देखा क्या रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक, रेस्पिरेशन इन प्लांट, रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। बात समझ गए? नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम लोग ये बात करेंगे कि रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, किस तरह से चीजें जो है, जो गैसेज है वो ट्रांसफर होती हैं, है ना, एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ये सब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल के लिए अगर आप लोग को ये वीडियो बढ़िया लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? और नेक्स्ट लेक्चर के लिए तैयार रहें। जब तक के लिए धन्यवाद।